जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों में हम लोगों ने 2-3 वीडियो लिया है जिसमें पीएम यशस्वी योजना के बारे में फुल डिटेल्स का, और फिर आप लोगों के डिमांड पे जो भी आपके सवाल थे उनका जवाब का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और पासिंग मार्क्स के बारे में पूरा की पूरी जानकारी मैंने दी थी। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ी है और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर आखिर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर हम इस स्कॉलरशिप को भर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए किन किन मापदंडों की आवश्यकता है, यानी कि कौन से विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं या इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर अगर मैं भारत का नहीं हूं, मैं भारत के बाहर हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल, सर अगर मेरे पापा का इनकम इतना है, इतना है, तो सर क्या मैं भर सकता हूं क्या। फिर बच्चों का सवाल था कि सर क्या केवल गवर्नमेंट बच्चों के स्कूल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं या प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं। फिर बच्चों का सवाल था कि सर मैं एसटी में हूं या मैं एससी में हूं या मैं जनरल में हूं, मैं ओबीसी में हूं, तो क्या सर कास्ट वाइज किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या। या बच्चों का सवाल था कि मेरा पहले से मैं एक छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा हूं तो क्या मैं इस योजना पे फॉर्म भर सकता हूं क्या। और लास्टली सर की एज लिमिट क्या है। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि टोटल 3 वीडियो मैंने लिए हैं और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ चीजें चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चेंजिंग का मुख्य कारण क्या, आपको पता होगा कि पूरा का पूरा एग्जाम है जो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। और आपको पता होगा कि अभी विगत कुछ दिनों में आपका जो यूजी का यानी कि अंडर ग्रेजुएशन का यानी कि ग्रेजुएशन का जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाई गई, और जिसमें आपको बहुत सारा बदलाव देखने के लिए मिला। और बदलाव ऐसा भी था कि बहुत सारे बच्चों का जो सेंटर है वो पाकिस्तान में भी दे दिया गया था। तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एनटीए जिस तरह की नोटिस जारी करता है उस हिसाब से वीडियो जो है आपके पास में लेकर आता हूं और आपके डाउट्स को मैं दूर करने का कोशिश करता हूं। फिर भी लेकिन बहुत सारे बच्चों का बहुत तरह का कमेंट्स आता है। तो देखो, बोला गया कि कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ खराब चीजें होती है, तो मैं केवल अच्छी चीजों पे फोकस करता हूं। तो अभी मैं बात करूंगा वीडियो पे। तो सबसे पहला बच्चों का जो सवाल था कि सर केवल भारत के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल जो इंडिया का लोग जो इंडिया के नेशंस में होंगे वही लोग क्या कर सकते हैं, केवल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि द स्कॉलरशिप आर ओपन टू नेशंस ऑफ इंडिया ओनली। केवल भारतीय ही क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है कि ये तो पहला कंडीशन है कि आपको भारतीय होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी बच्चा फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके जो पेरेंट्स है या जो भी उनके गार्जियन है, यानी कि मैं बात करूंगा पेरेंट्स यानी कि उनके जो भी माता पिता है या उनके जो भी अभिभावक हैं, उनकी जो सालाना इनकम है वो 2,50,000 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल 2,50,000 ही तक होनी चाहिए सबसे पहला। और ये जो 2,50,000 जो है वो उनके जितने भी कमाने के साधन है फ्रॉम ऑल सोर्स, तो उनके जितने भी कमाने के साधन है उन सारे साधनों को जोड़कर केवल और केवल बच्चों की जो सालाना इनकम होनी चाहिए, उनके बच्चों का या उनके माता पिता का या उनको गार्जियन है उनकी जो सालाना इनकम होनी चाहिए वो 2,50,000 रुपया होनी चाहिए, पर एनुअल में होनी चाहिए। बात करें पहला क्या था कि वो भारतीय होना चाहिए, दूसरा उनके माता पिता जो उनके गार्जियन है उनकी सालाना इनकम सभी सोर्स को मिलाकर 2,50,000 रुपया पर साल का होना चाहिए। बात क्लियर है। साथ ही साथ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, जो भी बच्चे क्या है कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ऐसे ही छात्र या छात्राएं क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्म लड़की भी अप्लाई कर सकती है, लड़का भी, जो ये तीनों कंडीशन को अप्लाई कर ले। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर कास्ट वाइज क्या है सर, यानी कि क्या जनरल कैटेगरी वाला डाल सकता है, सर एसटी कैटेगरी वाला डाल सकता है, सर एससी कैटेगरी वाला डाल सकता है, या सर ये डीएनटी क्या है, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले समझो कि पहले ये जो वैकेंसी उसको डाल कौन सकता है, पहले आप ये समझो।
ये जो छात्रवृत्ति है, वैकेंसी नहीं क्या छात्रवृत्ति, तो ये छात्रवृत्ति योजना को जो भी ओबीसी कास्ट के आदमी, यानी कि ओबीसी आपको पता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति, और इस कास्ट इस जाति के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा BC1 और आपको BC2 कैटेगरी की जाति आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि BC1 और BC2 मिला के क्या होता है ओबीसी, और आपको ओबीसी के जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे ईबीसी में हो, ईबीसी का मतलब क्या होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग किस वर्ग के लोग होते हैं, तो जो बच्चे जनरल कास्ट में आते हैं, जनरल कास्ट में आते हैं, लेकिन जनरल कास्ट में आने से तो नहीं होता है ना। देखो सभी आदमी अगर जनरल कास्ट में आते हैं तो उनके बाप दादा की इनकम हो सकता है कि 2.5 लाख से ऊपर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कहा गया कि जनरल कास्ट के बच्चों का इनकम 2.5 लाख से भी ऊपर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो जनरल कास्ट में आते होंगे, लेकिन उनकी सालाना इनकम जो है वो 2,50,000 से भी नीचे आते होंगे, तो ऐसे अभिभावकों को ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है, और ईबीसी कैटेगरी का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप बना सकते हो। तो जो भी अभिभावक ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कास्ट में है लेकिन ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, ऐसे गार्जियन या ऐसे पेरेंट्स के बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डीएनटी आते हैं, डीएनटी माने होता है कि ऐसे लोग जो खानाबदोश हैं, खानाबदोश यानी घुमंतु हो या अर्ध घुमंतु हो, यानी कि ऐसे गार्जियन या ऐसे पेरेंट्स जिनका जन्म तो भाई भारत में हुआ है, वो भारत के ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी अपनी जमीन नहीं है, उनका अपना घर नहीं है, कभी ये इस शहर में रह लिए, कभी उस शहर में रह लिए, फिर कभी उस शहर में रह लिए, तो ऐसे करके क्या करते हो, घूमते रहते हैं। तो ऐसे संप्रदाय के लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके पास डीएनटी नाम का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं डीएनटी तो हूं लेकिन मैं एससी कैटेगरी में आता हूं, सर मैं एसटी कैटेगरी में आता हूं, सर मैं ओबीसी में आता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे छात्र जो डीएनटी के अंतर्गत एससी एसटी और ओबीसी में आते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला कि ऐसे छात्र जो डीएनटी में तो आते हैं, जिनका अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है, जो दूसरे के जगह पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, जो खानाबदोश थे, जो खाने के खोज में यहाँ वहां घूमते रहते हैं, तो ऐसे कास्ट के अंतर्गत जो भी एससी या जो भी एसटी या जो भी ओबीसी में आएंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो इनमें नहीं आएगा वो अप्लाई कर सकता है। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या, सिंपल सीधा सा एक उदाहरण बताइए, क्या एसटी वाला डाल सकता है, क्या एससी वाला डाल सकता है, क्या जनरल वाला डाल सकता है, क्या ओबीसी वाला डाल सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एसटी और एससी डाल नहीं सकता। इस स्कॉलरशिप को एसटी और एससी डाल नहीं सकता। तो आप बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार काम करना कि जो भी हेल्पलाइन नंबर है एनटीए का, आप उसको फोन करना, उससे पूछ लेना। मैं क्या बता सकता हूं, केवल जनरल ओबीसी और डीएनटी कास्ट के डाल सकते हैं, लेकिन जनरल कास्ट के कैसे बच्चे जिनकी जो ईबीसी कैटेगरी में आते हो। बात क्लियर है? अब बच्चों का सवाल था कि सर आप ये बताइए कि अगर मैं किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा हूं तो क्या मैं पीएम यशस्वी योजना का फॉर्म भर सकता हूं? देखो फॉर्म तो आप कुछ भी भर सकते हो, आप लाखों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर मैं पीएम यशस्वी योजना का मैं बात करूं, अगर मैं पीएम यशस्वी योजना का बात करूं तो मान लो कि आप पहले से कोई एक योजना का लाभ ले रहे हो और आप पीएम यशस्वी योजना में भी पास हो जाते हो, जो सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, और आप एक छात्रवृत्ति पहले ले रहे हो और आपने क्या करा, दूसरा छात्रवृत्ति भी आपने पीएम यशस्वी योजना का पास हो गया। तो सर अब सवाल है कि क्या दोनों के दोनों छात्रवृत्ति मुझे मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है, केवल आपको एक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा और आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा छात्रवृत्ति लेना चाहते हो। क्या आप पहले वाला छात्रवृत्ति लेना चाहते हो कि वर्तमान में आपने पीएम यशस्वी योजना पास करी है, आप वो छात्रवृत्ति लेना चाहते हो? और उससे संबंधित क्या करना है कि जो भी अधिकारी है उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा और उनको सूचित करना होगा कि मैं फलना नाम का स्कॉलरशिप पे लेना चाहता हूं, फलना मेरे नाम का स्कॉलरशिप बंद करवा दे। अब बच्चों का सवाल था कि सर कौन से क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का ये भी सवाल था कि मैं 10th पास कर गया हूं तो क्या मैं 9 वाला फॉर्म भर सकता हूं। बच्चों का यह सवाल था कि सर मैं 12th पास कर गया हूं तो क्या मैं 9th वाला फॉर्म भर सकता हूं। तो देखो बच्चे, मैंने पहले बोला था कि ऐसे बच्चे जो 9वीं में अध्ययन थे, यानी कि 2023 में कौन सी कक्षा में है, 9th में है, या ऐसे बच्चे जो 11th में कौन सी कक्षा में है, 2023 में वो 11वीं कक्षा में है, एक तो वो 9वीं में प्रेजेंट साल में होनी चाहिए या वो 11वीं में प्रेजेंट साल में होनी चाहिए। ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि पहला वो भारतीय होना चाहिए,
जिनके पेरेंट्स या गार्जियन का सालाना इनकम 2,50,000 रुपये होनी चाहिए, सारे के सारे शॉर्ट्स को मिलाकर, और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो। और इसी का बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल का नाम आ नहीं रहा था। तो स्कूल का नाम नहीं आने के कारण क्या था कि वो सरकारी नहीं, वो गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों का क्या था, नाम जो है वो उनका नहीं आ रहा था। बात क्लियर है। फिर अगर कास्ट कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी जनरल में जो ईबीएस कैटेगरी है, डीएनटी में जो एसटी एससी और ओबीसी के अंतर्गत नहीं आता हो, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दो छात्रवृत्ति का यूज करना चाहते हो, जैसे पीएमएसएस योजना आपने पास करी और कोई भी एक स्कॉलरशिप आपके पास ऑलरेडी है, तो आप एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हो, एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। कक्षा का बात करें तो क्लास 9 में आप अभी वर्तमान 2023 में पढ़ रहे हो और क्लास 11 में वर्तमान में पढ़ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चों का एज लिमिट को लेकर डाउट था, तो मैंने पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा जो भी 3 वीडियो अभी तक हम लोगों ने लिया, चौथा जो वीडियो है हमारा, इन चारों के चारों वीडियो का एक पूरा का पूरा पोस्ट जो है, मैं क्या बोलूंगा पोस्ट, वो पोस्ट मैंने ले लिया है, जिस पोस्ट में आपको एज लिमिट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो वहां पे एक पोस्ट मिलेगा जिसमें पीएमएसएसबी योजना 2023 ऑल इन्फॉर्मेशन करके एक पोस्ट का लिंक में डाल दूंगा, जिस पे आप जाओगे तो जिसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सारी के सारी, जिसमें आपको एज लिमिट के बारे में भी जानकारी उस पोस्ट में दिया गया है। तो आप वहां से देख के आप फॉर्म जो है जानकारी ले सकते हो। या सीधा क्या करना है कि जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है pritamacademy.com, उस पे जाना है, आपको वेबसाइट को ओपन करना है। मेनू बार पे जो स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन है वहां पे आपको ऑलरेडी पहले से ई कल्याण दिखेगा और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना दिखेगा। आप एक नया उसमें ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको क्या दिखेगा, पीएमएसएसबी योजना। वहां पे जाके उस पोस्ट पे सारी की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आगे कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर क्या पढ़ना है, क्या सर आप इंपॉर्टेंस करवा दोगे, सर आप इंपॉर्टेंस नहीं करवाओगे, सर मैं क्या पढ़ूं, जीके में क्या पढ़ूं, जीएस में क्या पढ़ूं। तो सर तमाम सारे क्वेश्चन से अगर किन्हीं को जानना है कि सर क्या पढ़ना है और क्या सर आप तैयारी करवा दोगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भर भर के कमेंट करना। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला एक वीडियो में आपको पूरी की पूरी निचोड़ दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, मैं करवा सकता हूं। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो प्रीतम एकेडमी जो है वो पूरी की पूरी 10th लेवल की तैयारी करवाती है, यानी कि 10th की आपकी तैयारी करवाती है। तो ऐसे कोई बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको 10th की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। तो बेसिक रूप से एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है, यानी कि जिन भी क्षेत्र में एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है आप देख सकते हो। अब बच्चों का सवाल होगा कि सर क्या आप इसका तैयारी नहीं करवाओगे, तो मैं बता दूं कि उसके लिए मैं वीडियो ले लूंगा, आपको बस कमेंट करनी है। तो कैसा लगा वीडियो बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।